मॉर्निंग एवरीवन। क्या कहाँ तक आ गए आप लोगों ने? कल वी डन ऑब्जेक्ट्स क्लॉज लास्ट पढ़ा था ना। बता दो यार, ये तो सब आपको आता है, वैसे भी आता है। लाइबिलिटी क्लॉज बोलो, क्या 3 तरीके की लाइबिलिटीज कौन कौन सी? बाय शेयर्स, बाय गारंटी और थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑल्टर करना है लाइबिलिटी क्लॉज तो कर सकते। क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेसिकली उस केस में इशू कर देता है, राइट। अच्छा, नुकसान होता है शेयर होल्डर्स का, फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप ऑफ कन्वर्जन कर रहे हैं। सो विद देयर अप्रूवल ऑफ कोर्स आप उस तरीके का चेंज ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब क्या लिखा होता है इसके अंदर? सिर्फ ऑथराइज रहती है, ऑथराइज, पेड अप, इशूड और ऑथराइज रहता है, इशूड पेड अप नहीं रहता। इशूड पेड अप नहीं रहता, श्योर एवरीवन, ओके। दो कैपिटल, पहला ऑथराइज्ड। ऑथराइज जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है, राइट, जिसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। ऑथराइज्ड का इंडिकेशन क्या है कि कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती है, सो आपकी मैक्सिमम कैपिटल हो गई। अच्छा, दूसरा उसके अलावा मिनिमम पेडअप कैपिटल। मिनिमम पेडअप कैपिटल मतलब जिस कैपिटल के साथ आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, दैट इज ऑल्सो रिटर्न इन योर दिस थिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 5 लाख के साथ कंपनी स्टार्ट की, इनिशियल कैपिटल 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो 5 लाख उस केस में आपके मेमोरेंडम में हम लोग लिख देते हैं कैपिटल क्लॉज में। उसमें दो चीज़ें आती है, पहला मैक्सिमम शेयर कैपिटल और दूसरा मिनिमम शेयर कैपिटल जिसके साथ आपने कंपनी स्टार्ट की है। सब्जेक्ट टू चेंजेस ऑफ कोर्स, आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जितनी बार चेंज करना चाहो ऑथराइज्ड चेंज कर सकते हो। मिनिमम पेड अप कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होती है, वो एक बार आ गई मतलब आ गई, है ना। और डिफरेंस क्या ऑथराइज्ड और मिनिमम पेड अप में? मिनिमम पेड अप कंपनी की बुक्स में दिखती है, ऑथराइज्ड मतलब आपने सिर्फ आरओसी की परमिशन ली है, या आरओसी को इन्फॉर्म किया है कि आप फ्यूचर में अगर कैपिटल रेज करना चाहो तो यहाँ तक जा सकते हो, बट एज सच उसका कंपनी की बुक्स पर, फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। किसका? ऑथराइज्ड का, है ना। किसका इम्पैक्ट होता है? ऑब्वियसली आपकी जो भी पेड अप कैपिटल है उसका इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली। डन। और क्या है? हाँ, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने कितने कितने शेयर सब्सक्राइब किए कंपनी के, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में रहता है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, प्राइवेट 2, पब्लिक 7, ओपीसी 1 सब्सक्राइबर रहता है। जो भी शेयर्स उन लोगों ने सब्सक्राइब किए वो ऑफ कोर्स आपके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा होता है और अकॉर्डिंगली उन सब का नाम वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में अमेंडमेंट मतलब सॉरी ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन इन सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं हो सकता। क्यों? कैपिटल बढ़ेगी तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगा। क्यों? सब्सक्रिप्शन हमेशा प्री इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन एक ही बार होता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी ऑल्टर नहीं होता है ना। सो एक बार जो बन गया, फ्यूचर में फिर सिर्फ आपकी इशूड पेड अप बदलती है, बट सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी नहीं बदलता है। सो सब्सक्रिप्शन क्लॉज बनता कब है? इट इज़ ओनली फॉर्म प्री इनकॉर्पोरेशन, राइट, इसलिए उसमें ऑब्वियसली चेंजेस का कोई स्कोप होता ही नहीं है। ओके, चलिए आगे देखना नेक्स्ट। तो हाँ जी, नहीं होगा सब्सक्राइबर, सवाल ही नहीं है। अगर कैपिटल ही नहीं तो क्या सब्सक्राइब करोगे ना। ये सब आपके मेमोरेंडम के क्लॉजेस। दूसरा आप उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना। अच्छा, आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है? ड्यूटीज, रोल्स। किसका रोल, किसकी ड्यूटीज? एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और हाँ कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान भाई? तो बेसिकली आर्टिकल्स में सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं ना, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी किस तरीके से चलेगी वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन हम लोग आर्टिकल्स में लिखते हैं ना। सो ऐसा कोई स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ आर्टिकल्स में नहीं होता। वो अगर आपको देना भी है ना तो हम लोग सेपरेटली थ्रू अ पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। मतलब ये ज़रूर लिखा होगा कि शेयर होल्डर्स के पास या बोर्ड के पास पावर्स हैं आपको, आपके एमडी को या फिर किसी दूसरे ऑफिसर एम्प्लॉय को पावर्स देने के,
लेकिन पावर्स क्या होते हैं वो आर्टिकल्स में कभी नहीं लिखा होता, वो अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है, जिसको आपने अथॉरिटी दी है ना, मतलब कौन से एक्टिविटी के लिए कौन एक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें बेसिकली कहाँ लिखी होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती है। क्या एक्ट करना है वो आर्टिकल्स में कभी भी नहीं होता है, राइट, वो फिर कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन आप डिसाइड करते हो, चेंज होता है। सो सेम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स AOA एज दिस थिंग ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। सो इनकॉर्पोरेशन के पहले आप बनाते हैं उसे पहली बार, और इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन सी कंपनी को आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है, किसके लिए ऑप्शनल है, या दोनों के लिए कंपलसरी है, दोनों के लिए ऑप्शनल है? इसके लिए कोई लॉ नहीं है ऐसा। हाँ जी, सभी के लिए आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है, ऑप्शनल है किसके लिए? बताओ मैम जल्दी से, बताओ 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 फटाफट। नहीं, ओके। पब्लिक के लिए ऑप्शनल है, प्राइवेट के लिए मैंडेटरी है, क्यों? उल्टा लग रहा होगा आप लोगों को। थॉट नहीं, इसलिए पब्लिक के लिए सॉरी प्राइवेट के लिए मैंडेटरी है क्योंकि उसमें वो 3 कंडीशंस रहती है। डेफिनेशन की पढ़िए, restriction transfer of shares, limited number of members, prohibition invitation to subscribe to securities. That is why प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपल्सरीली आर्टिकल्स बनाने पड़ते हैं, और ये क्लॉजेस उसके आर्टिकल्स में लिखे होने चाहिए, है ना, क्यों? क्योंकि वो एक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपने पढ़ा है ना, एंड इट प्रोवाइड्स बाय इट्स आर्टिकल्स, तो वो कंपल्सरीली उसके आर्टिकल्स में होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी, अच्छा सी, जब मैं बोलता हूँ ना कि ऑप्शनल है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आर्टिकल्स बनाते नहीं हैं। आर्टिकल्स सभी कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है, बस पब्लिक कंपनीज़ के पास वो लिबर्टी होती है कि अगर वो खुद के आर्टिकल्स नहीं बनाना चाहे तो इसमें से कोई सी भी टेबल अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। सो पब्लिक कंपनी टेबल अडॉप्ट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरीली आर्टिकल्स बनाने ही बनाने हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दोज 3 कंडीशंस वो कंपल्सरीली आर्टिकल्स बनाती है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी इसमें से कोई सी भी टेबल अडॉप्ट कर सकती है, वो चॉइस ऑप्शन उसके पास है। मेमोरेंडम किसके लिए मैंडेटरी, किसके लिए ऑप्शनल है? सभी के लिए मैंडेटरी है, श्योर, एवरीवन, ओके। हाँ, सो अभी 5 टेबल्स कौन कौन सी है, वो जैसे आपने ABCD पढ़ा था मेमोरेंडम की 5 टेबल्स, वैसे ही लाइकवाइज ही आपके आर्टिकल्स की 5 टेबल्स है। बस वो उधर पहले नॉट हैविंग फर्स्ट था, हैविंग बाद में था, यहाँ पर हैविंग फर्स्ट है, नॉट हैविंग बाद में है ना। सो पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल GH, उधर नॉट हैविंग फर्स्ट था, हैविंग बाद में था, है ना, यहाँ पर हैविंग पहले, नॉट हैविंग बाद में, और लास्ट में आपकी अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सो ये 5 टेबल्स हैं, आप इसमें से कोई सी भी टेबल अडॉप्ट कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऐसे ही बता दो, क्या लिखा होता है आर्टिकल्स में? हाँ, छुपाऊँ क्या इसको? बस अब बोल दो। शेयर्स, क्या लिखा होता है? शेयर्स 2 कैसे अलॉट होते हैं? अच्छा, ऐसा लिखा होता है अच्छा, और हाँ जी, लीन ऑन शेयर्स फॉर फीचर, ठीक है, और नॉमिनेशन, यस। आप स्टार्ट टू एंड जितना पढ़ा ना सब लिखा होता है उसके अंदर। फिर बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, होल्डिंग, कंडक्टिंग, प्रॉक्सी, उसके बाद अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, कॉमन सील, उसके बाद आपकी CS का टर्म, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन, मेंबरशिप के राइट, सारी की सारी चीज़ें हैं, राइट, जो आपने स्टार्ट टू एंड वाइंडिंग अप तक जितना आपने कुछ पढ़ा है वो सबके सब आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है ना। चलिए, ये याद मत करना है, कॉमन सेंस है, मतलब लिख सकते हो आप ऐसे ही। ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अच्छा अब ये वाला पार्ट ना, ये बस एक बार रीड कर लेना, मतलब खैर इसके कोई ड्राफ्ट्स नहीं आपको कि आर्टिकल्स कैसे बनाते हैं, उसकी कुछ बेसिक थियोरी दी हुई है, एक बार बस देखना है।
चलिए आगे अब ये देखना ज़रा, अंडरराइटिंग एंड ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, क्या होती है अंडरराइटिंग, क्या होती है ब्रोकरेज, क्या होता है, कहाँ हम लोग अंडरराइटिंग करते हैं, कहाँ ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं आपके। फॉरगेट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडरराइटिंग क्या होती है? हाँ जी, पहले पॉइंट करते हैं इशू के, बाद पॉइंट करते हैं, पहले पॉइंट कर लेते हैं। ओके, सो जो भी पब्लिक इशू में अनसब्सक्राइब पोर्शन रह जाता है वो अंडरराइटर्स अंडरराइट कर लेते हैं। तो अंडरराइटर कब सब्सक्राइब करेगा? उस वक्त मतलब किस वक्त? हाँ, जैसे इशू ओपन है 3 दिन, 1 2 3 3 तारीख, ये आपका इशू ओपनिंग क्लोजिंग डेट है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो कब सब्सक्राइब करेगा अंडरराइटर? इसके पहले, इसके बाद में, उसी वक्त? आप जो बोलो मैं लिख दूंगा कॉन्ट्रैक्ट में, आपको ही लिखना है अभी कॉन्ट्रैक्ट। वेरी नाइस। इशू पीरियड में कैसे करेगा? वो भी एप्लीकेशन कर देगा। अच्छा, हाँ, तो फिर एप्लीकेशन पहले क्यों ले रहे हो? अगर कंसिडर बाद में करोगे तो एप्लीकेशन पहले क्यों ले रहे हो? ओके, अंडरराइटर होता ही होता है। ठीक है, हाँ हाँ, 15 डेज में क्या होता है? अलॉटमेंट। वो गए ज़माने सर 60 डेज वाले, वो तो वहाँ एकदम प्राचीन काल मेथड था वो 60 डेज वाला, वो चला ही गया, अभी तो होता ही नहीं। वैसे बुक बिल्डिंग में तो कुछ भी नहीं होता है। और कोई थॉट, अंडरराइटिंग कब करते हैं? इट्स ऑलवेज आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू, इट इज़ नेवर ड्यूरिंग द इशू, इट्स ऑलवेज आफ्टर द क्लोजर। आप कैसे एप्लीकेशन करोगे ना, किस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो? अच्छा, आपने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन वैलिड है, मेरी एप्लीकेशन वैलिड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, मेरे को अलॉटमेंट हो जाएगा। क्यों? मतलब वो सब्जेक्टिव अलॉटमेंट जैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में। सो अंडरराइटर की एप्लीकेशन हमेशा कब जाती है ना? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू, एंड ओनली इन दैट केस जहाँ पर आपका इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो ही अंडरराइटर एप्लीकेशन करता है, और आपका अग्रीमेंट बनता है इस टोन में कि वो कब एप्लीकेशन करेगा? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। अच्छा, अब जैसे क्या होता है, आप जो टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि 15 डेज एक्ट में टाइम दिया हुआ है अलॉटमेंट का। अभी क्या हो गया है, जब से पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग मेथड से आने लगे, 10वें दिन कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। तो 10th वर्किंग डे योर शेयर्स आर 100% लिस्टेड, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन कि वो 11वां दिन भी होगा। तो क्या होता है कि जैसे आज आपका इशू क्लोज हुआ, राइट, तो रियल टाइम बेसिस पे डेटा अपडेट होता है। तो सपोज NSE, मतलब ये सारे ब्रोकर्स ने, जो आपके वर्किंग ब्रोकर्स थे, एक्टिव ब्रोकर्स थे, जो एप्लीकेशंस कलेक्ट कर रहे थे आपके बिहाफ पे, बैंक्स कलेक्ट कर रही थी, वो अपना टर्मिनल लेट्स से क्लोज करते हैं 2 PM, 2 बजे, उन्होंने 5 बजे टर्मिनल बंद कर दिया। तो 5 बजे अगर टर्मिनल बंद होता है ना, 1 1.5 घंटा 2 घंटा तो तब हुआ जब कंपनी के पास पूरा 100% डेटा आ जाता है कि कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितने एप्लीकेंट्स हैं, कौन कौन से एप्लीकेंट्स हैं, और उन्होंने कितने कितने शेयर्स के अप्लाई किया। तो 2 घंटे में तो आपके पास पूरा डेटा रेडी होता है कि आपका इशू कितना ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब हुआ। क्योंकि अभी क्या हो गया, आसबा से एप्लीकेशन जाती है आपकी सारी, तो आसबा वैसे भी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में टैप करना बहुत आसान है कि एक्चुअली में कितना पैसा आपने कलेक्ट किया और कितनी एप्लीकेशन आपने बेसिकली कलेक्ट किया, तो वो कभी इशू आता ही नहीं है। अच्छा, पहला। फिर दूसरा क्या होता है, हम लोग तीसरे चौथे दिन अलॉटमेंट कर देते हैं, 5वें दिन तक आपका रिफंड आ जाता है, आप अप्लाई कर देते हो एक्सचेंज के पास, सेम डे या नेक्स्ट डे मैक्सिमम आपकी लिस्टिंग परमिशन आ जाती है, लिस्टिंग ट्रेडिंग परमिशन आ जाती है, उसके बाद इमीडिएटली घंटी बजाओ, ट्रेडिंग चालू। तो टाइम लगता ही नहीं है। वो जो पहले प्रोसेस था ना कि 2.5 महीने 3 महीने बाद लिस्टिंग होती थी, दैट पीरियड हैज़ बीन नैरोड डाउन टू 10 डेज नाउ। मतलब आप ऐसे देखोगे तो 2 हफ्ते, और वैसे आप देखते हो तो 10 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो ये पूरा प्रोसेस 8-10 दिन में तो कंप्लीट हो जाता है एक्चुअली में, इतना उसमें टाइम लगता ही नहीं है। तो अच्छा, ये एक साइड था प्रोविजन। अच्छा, दूसरा भी इसका एक और साइड देखना, चेक आउट द इशूज़ इन द पास्ट, राइट। पीछे जाना, 2018, 2017, 2016, 2015, ये 4-5 साल का डेटा देखना, एंड फाइंड आउट हाउ मेनी इशूज़ हैड अंडरराइटर्स, कितने ऐसे पब्लिक इशूज़ थे जिसमें एक्चुअली में आपने अंडरराइटर को अपॉइंट किया। यू विल नॉट फाइंड अंडरराइटर्स टुडे।
मतलब मिलेगा नहीं, धंधा पूरा खत्म हो गया। और क्यों, आप पहले रीज़न क्या था एक्चुअली अंडरराइटिंग होने का, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हो पाती थी कंपनीज की। दूसरा, कैपिटल मार्केट इंडिया में बहुत एक्टिव नहीं था। थर्ड, इन्वेस्टर्स वुड ऑलवेज हैव दिस फीलिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी हैज़ टू मच ऑफ रिस्क। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि इसके अलावा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि योर मनी विल एवर वर्क फॉर यू, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इक्विटी, उसमें कोई उसका सब्सटीट्यूट था ही नहीं। तो ना ये जो अंडर रिटन इशूज़ रहते हैं, अनसब्सक्राइब्ड इशूज़ रहते हैं, वो बहुत रेयर हो गए। और जो जेन्युइनली अनसब्सक्राइब्ड है ना, वो फिर उसमें रिफंड वाली पॉसिबिलिटी आती है अगर कंपनी ने रिवाइज नहीं किए टर्म्स। तो बहुत कम ऐसे पब्लिक इशू होते हैं जो एक्चुअली में 100% सब्सक्राइब नहीं होते। मैं एसएमई की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएमई इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। एसएमई स्टिल न्यू टू इंडिया बिकॉज लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, प्लस उसका लॉट साइज़ बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आपका मेन बोर्ड का पब्लिक इशू। तो अंडर राइटर्स अपॉइंट ही नहीं करते हम लोग, राइट। अगर किए भी तो ऐसा कोई बहुत ठीक है, मतलब इनका कोई बहुत मेजर रोल, कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। कारण इशू आपके 100% सब्सक्राइब हो ही जाते हैं, वैसे भी हो जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आती है। और बात किसकी है, 90 और 100 की बात है। 90 आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, 100 पे आपका इशू पूरा सब्सक्राइब हो जाए, तो 10% का खेल है। इतना मेजर वो इशू आता ही नहीं, क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स इतने प्रोफिशिएंट है कि दे इंश्योर दैट आप उस तरीके का फंडिंग, और हम लोगों की आईपीओ के पहले ही जज कर लेते हैं। जो ग्रे मार्केट वैल्यूएशंस होते हैं ना, तो उसमें अपने को ऑन एन एवरेज अंदाज़ा आ जाता है कि सच में कितने इन्वेस्टर्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं। और मेन खेल किसका है ना, रिटेल का नहीं, मेन खेल है QIBs का, क्योंकि जो मेजर अमाउंट आता है वो आता है आपको QIBs से। तो QIB अगर आपने आपके कंट्रोल में ले लिया, HNI कैटेगरी वैसे भी सब्सक्राइब हो जाती है, बहुत दिक्कत नहीं आती है। और रिटेल माहौल बनाने वाली बात है, आप किस तरीके से उस कंपनी को आगे लीड करते हो, आई थिंक पिक्स इट अप। और क्या होता है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, अब जैसे IPO एनालिसिस की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते कि एक्चुअली IPO वैल्यूएशन कैसे करना है कंपनी को। और वेरी ऑनेस्टली मैं भी नहीं समझता हूँ, मतलब मैं हज़ारों पब्लिक इशू अप्लाई कर दिए होंगे, लेकिन मेरे को भी नहीं समझ में आता है कि आप वैल्यूएशन कैसे करो। सबका अलग अलग टेक्निक्स है यार, सबके तौर तरीके अलग है वैल्यूएशन के, तो एक सर्टेन वैल्यू आ ही नहीं पाती है। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक एवरेज इन्वेस्टर किस बेसिस पे इन्वेस्ट करता है, एनालिसिस। गूगल किया आपने, 4-5 अच्छे जो आपको लगता है हु आर गुड पिक पिकर्स, यू रीड देयर एनालिटिक रिपोर्ट। अब हो सकता है वो मैनेज्ड हो सकता है अनमैनेज्ड हो। अगर मैनेज्ड है तो आपको वही बात बोलेंगे वो लोग जो कंपनी चाहती है, वो पढ़ के इंसान इन्वेस्ट कर देता है। बाकी आपका ब्रोकर है, ब्रोकर के कमीशन तगड़े जाते हैं इसमें। तो ये रेयरली कभी दिक्कत आती है कि इशू सब्सक्राइब नहीं होते, पब्लिक इशू आपके यूजुअली सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो अंडरराइटर्स का रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हो गया। कब सच में बहुत चलता था, ये आप आज से 20 साल 25 साल पहले की बात करोगे ना, तब अंडरराइटिंग सच में बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट था। वाई? क्योंकि लोग इतने विलिंग नहीं होते थे एक्चुअली में इन्वेस्ट करने में। अच्छा, बुक बिल्डिंग जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो कन्वेंशनल मेथड चलता था, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, वो इतनी मगजमारी कौन करेगा। वो 4 टुकड़ों में पैसा मंगवाया साला, जो एक बार में देने को तैयार है आदमी। तो पहले चलता था, तब ठीक है, अंडरराइटिंग की बहुत ज़रूरत थी। आज इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो अंडरराइटर कब आता है? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। अच्छा, अब से इसमें ना 2 चीज़ें आपको दी हुई है। पहला अंडरराइटिंग के बारे में बात किया, दूसरा देर टॉकिंग अबाउट अ ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। ना व्हाट इज़ अ ब्रोकरेज, ये भी नहीं होता है, ये भी यहाँ पे दिया ज़रूर है, बट ये भी ऐसा होता नहीं। आपने ये भी शायद थोड़ा बहुत अकाउंट्स में पढ़ा होगा ज़रूर, ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे अभी आप एप्लीकेशन कैसे करते हैं, पब्लिक इशू में आसबा के थ्रू जाती है, राइट। हाँ, आसबा मतलब वो आपका अकाउंट बैंक बेसिकली ब्लॉक कर देती, फ्रीज कर देती है। जैसे ही अलॉटमेंट हुआ तो जो अलॉटमेंट वाला पैसा है वो कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में चला जाता है, और बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में अनफ्रीज हो जाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, पहले क्या होता था, जब आसबा नहीं था तो ना कंपनी बहुत सारे ब्रोकर्स को अपॉइंट करती थी टू कलेक्ट एप्लीकेशंस, IPO एप्लीकेशंस कलेक्ट करने के लिए। कलेक्शन सेंटर जैसे काम करते थे वो लोग फर्स्ट। और दूसरा, दे वुड ऑल्सो बी पेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंपनी, कि व्हाट दिस कंपनी इज़ ऑल अबाउट, और सच में कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर आप इस कंपनी के पब्लिक इशू में अप्लाई करते हो। तो उस केस में ना ब्रोकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड टू अपॉइंट अ ब्रोकर, यू नो, यू वुड ऑलवेज एंड अप पेइंग हिम कमीशन। कमीशन आपने जो अकाउंट्स में पढ़ा है, शेयर्स के ऊपर 5% मैक्सिमम पे कर सकते थे, एंड डिबेंचर इशू अगर है तो 2.5% अलाउड था ना, ये पढ़ा होगा प्रॉब्ली आप लोगों ने, अकाउंट्स में देखा होगा। तो शेयर्स के ऊपर 5% अलाउड था, डिबेंचर्स के ऊपर 2.5% ब्रोकरेज अलाउड था। तो ये दिस वॉज पेड टू अ ब्रोकर फॉर वेरियस रीजन्स। लाइक किस किस चीज़ के लिए हम लोग पे करते थे उसको, पहला
एक तो एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करने के लिए पहला, और दूसरा एक थोड़ी सी प्रॉम्प्टनेस, बेसिकली अवेयरनेस बताता था वो कंपनी को, मतलब इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता था अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी। अच्छा, फिर जो भी एप्लीकेशंस उस ब्रोकर के ऑफिस से आती थी तो उसके ऊपर हम लोग उसको कमीशन पे करते थे। और किस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं? एप्लीकेशन फिजिकल फॉर्म में जाती थी पहले, तो उसके ऊपर स्टैम्प, सील, वो सारी चीज़ें होती थी, तो वो ब्रोकर के हिसाब से आप कैलकुलेट करते कि आपने सपोज ये प्रभुदास लीलाधर को अपॉइंट किया, एनजे राठी को आपने अपॉइंट किया, चोकसी को आपने अपॉइंट किया, इंडिया बुल्स को आपने अपॉइंट किया, तो ये लोग क्या करते थे, सारी एप्लीकेशन सॉर्ट करते थे और उसके बेसिस पे लोग कमीशन कैलकुलेट करते थे कि कितना कमीशन एक्चुअली उसको आपको पे करना है। तो ब्रोकर का काम क्या होता था? इन्वेस्टर्स लेकर आना ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए आप उसको कमीशन पे करते थे। अच्छा, बहुत बार ना लोगों को ब्रोकर का रोल और अंडरराइटर का रोल सेम लगता है, बट ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। वाई? अंडरराइटिंग कम्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू, वाइल ब्रोकर का रोल इज ड्यूरिंग द इशू। सेकेंड, अंडरराइटर खुद शेयर्स लेता है, ब्रोकर खुद शेयर्स नहीं लेता है, ब्रोकर इन्वेस्टर्स को लेकर आता है जो एक्चुअली में शेयर्स लेते हैं, है ना। सो का रोल थोड़ा सा उस टर्म्स में अलग अलग है। किसका कमीशन ज़्यादा होता है? ब्रोकर का बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अंडरराइटर। ही गेट्स इन्वेस्टर्स, यहाँ पर तो उसका खुद का पैसा लग रहा है ना, तो बहुत डिफरेंस है। अच्छा, कैसे अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं? कौन अंडरराइटर अपॉइंट करता है? कंपनी अपॉइंट करती है। सो ये खैर अब शायद आपने थोड़ा बहुत सिक्योरिटीज़ में पढ़ा ऐसा कुछ। कंपनी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है और फिर मर्चेंट बैंकर के थ्रू बाकी जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो सब आप मर्चेंट बैंकर के थ्रू अपॉइंट करते हैं। डन? चलिए, हाँ, तो कमीशन ध्यान रखना, कितना शेयर्स पे कितना देते हो जी? 5। और डेट पे, डिवेंचर्स पे कितना अलाउड है? 2.5% अलाउड है। चलिए आगे देखना, भी कंसेंट लेटर है, ये मैं लिखवा देता हूँ आपको। निकालो बुक, लेटर शायद फर्स्ट ही बना रहे हो आप। ऊपर टाइटल डाल लीजिए, कंसेंट लेटर टू एक्ट एज अ ब्रोकर। ये एग्रीमेंट के फॉर्म में भी बन सकता है और एक सिंपल डीड पॉल के फॉर्म में भी बन सकता है। बोलो, चलिए अब से जब भी आप ये लेटर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी अभी देखते जाना कैसे क्या बनता है। सो इट्स ऑलवेज ऑन द लेटर हेड। ये कौन बेसिकली लेटर लिख रहा है? दिस लेटर इज रिटन बाय द ब्रोकर टू द कंपनी, राइट। जिस कंपनी ने उसको अपॉइंट किया है उसको ये लेटर दे रहा है। किस चीज़ के लिए लेटर दे रहा है, इसका पर्पस क्या है अभी समझो। जैसे कंपनी ने पहले इसको एक प्रपोजल लेटर भेजा होगा कि भाई वी विश टू appoint wish to give you a proposal for your appointment as a broker for the public issue of the company, right? तो उसके अगेंस्ट ये ब्रोकर रिप्लाई कर रहा है कि ही इज़ विलिंग टू एक्ट एज अ ब्रोकर फॉर द सेट पब्लिक इशू। दूसरा, कमीशन किस रेट से लेगा वो इसमें लिखना है उसको। ये कंसेंट दे रहा है अपना कि जो भी टर्म्स थे आई अग्री टू ऑल दोज टर्म्स। थर्ड, फिर उस ब्रोकर का नाम कंपनी अपने सारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई कर सकती है। एंड जो भी आप कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे किसके बेसिस पे करेंगे? अपॉन द एप्लीकेशंस रिसीव्ड विच विल हैव द से स्टैम्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रोकर, राइट। तो यहाँ पर ब्रोकर इज गिविंग अ कंसेंट कि ही इज़ रेडी टू एक्ट एज अ ब्रोकर फॉर द सेट पब्लिक इशू। उसका नाम आप ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और उसको आप कितना कमीशन पे करने वाले हो इस चीज़ के लिए वो बेसिकली अग्री कर रहा है, राइट। तो दिस इज़ रिटन बाय द ब्रोकर टू द कंपनी, ठीक है। अब जब भी आप ये इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं इट्स ऑलवेज ऑन द लेटर हेड, है ना। कौन लिख रहा है? ये ब्रोकर लिख रहा है, सो ब्रोकर के लेटर हेड पे बनता है, ठीक है। सो सेंटर में नाम लिख लीजिए, ABC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड,
नेक्स्ट लाइन रजिस्टर्ड ऑफिस डैश उसके बाद नेक्स्ट लाइन फैक्स डैश टेलीफोन डैश ईमेल डैश ये सब सेंटर में है। ना अब लेफ्ट हैंड साइड पे एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, वो इधर गोल गोल मत घुमाना कुछ भी, सब लेफ्ट साइड पे लिखना। लिखो डेट, डेट मतलब DAT मत लिखना, डेट डाल लो ऐसे कुछ भी। लिखा एक लाइन छोड़ के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ लोग 2 लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते हैं, एनीथिंग इज फाइन यार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट लाइन XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन एड्रेस डैश, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जेक्ट, कंसेंट टू एक्ट एज अ ब्रोकर, consent to act as a broker for company's public issue. एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे डियर सर स्लैश मैम, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड पे। अब नॉर्मली अब ये बॉडी है इसकी, है ना, ये आपने जो अभी तक लिखा है पूरा फॉर्मल पार्ट था। आगे लिखिए दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर letter dated dash, with respect to your letter dated dash wherein comma wherein you're requesting us to act as a broker for the public issue of 100 crores equity shares of ₹10 each, everything in words। हाँ मतलब जो 100 crores लिखा है आपने, 10 लिखा है, वो सब वर्ड्स में भी, जहाँ पे भी नंबर्स आए इन वर्ड्स। हाँ ₹10 each। full stop। in this regard and in this regard and in terms of the provisions of, in this regard and in terms of the provisions of Companies Act 2013, Companies Act 2013, comma, we hereby give our consent, we hereby give our consent to act as a broker, to act as a broker for the said
public issue. Act as a broker for the said public issue. Paragraph change करना. We further give our consent. We further give our consent to publish our name as a registered broker in all the offer documents of the company. Done? एक और पैराग्राफ लिख लें. पैराग्राफ चेंज करना. As agreed between us, for all the applications bearing our bearing our rubber stamp you shall pay us commission at the rate of 2%. On the sums collected through us. Full stop. See, formal letters कभी कोई ज्ञान गणित मत देना. जितना simple, जितना direct. Hi, how are you? I am good. I hope you must be good too. कुछ भी फालतूगिरी मत करना. हाँ, ये इसको जितना आप बिल्कुल फॉर्मल रख सकते हो ना, इतना फॉर्मल रहता है ना. मतलब बिल्कुल कट शॉर्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, बिल्कुल बकवास करना ही नहीं इसके अंदर. लिखो आगे एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड. थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन. ईमेल्स तो ऐसे आते हैं ना लोगों के, बाप रे इतने खतरनाक लिखते हैं ना, देख के आपको ऐसा लगे मतलब क्या चाह रहा है जीवन से. हाँ सच में, मतलब अपने घर वाले भी इतना प्रेम नहीं करते जितना लोग ईमेल में प्रेम जता देते हैं, तो एकदम और रोमांटिक हो जाते हैं. एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे, योर्स फेथफुली. क्या ब्रोकर का नाम क्या लिखा है आपने? नेक्स्ट लाइन में है, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में लिखना, फॉर ABC सिक्योरिटीज लिमिटेड. एक लाइन छोड़ो, उसके नीचे लिखिए SD. नेक्स्ट लाइन A और नेक्स्ट लाइन में डायरेक्टर. डन है ना. सो ये टिपिकली आप इस तरीके से कंसेंट लेटर लिखते हैं. कोई सा भी लेटर है, इनफैक्ट फॉर्मेट सेम ही रखिए, बॉडी कंटेंट ऑफ कोर्स उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. साइंड SD हमेशा टेम्पलेट में यूज़ करते हैं. साइंड जब आप एक्चुअली में बनाते हैं कोई फॉर्मल लेटर तब साइन होता है, बाकी इट्स ऑलवेज SD. बट आप मतलब आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में, मतलब आपका एक बार हो गया सब, ये CS हो गया, यू आर डूइंग योर आर्टिकलशिप पे जॉब कर रहे हो, कभी SD मत लिखना. SD बेसिकली हम लोग स्पेसिमेन में दिखाते हैं कि द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी साइंड, तो उसकी वजह से आप SD लिखते हैं वहाँ पर. बट SD ऐसे लिखते नहीं है कभी भी. या जैसे वो होते हैं ना आपके, उसमें दोनों चीज़ें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में
बहुत सारी जगह आप एक्चुअल सिग्नेचर देखोगे, बहुत सारी जगह आप एसडी देखते हो. सो वो दोनों तरीके चलते हैं. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं ना, बैंक के जो लेटर्स आते हैं वो आपने बहुत बार देखे होंगे. वैसे कुछ में तो सिग्नेचर प्रिंटेड आता है और कुछ में एक्चुअली वी राइट एसडी, तो वहाँ पर चलता है. बाकी इट इज़ ऑलवेज इन स्पेसिमेन दैट वी यूज़ एसडी. अदरवाइज आप जो एग्जाम में लिखते हो उसमें कभी भी साइन मत करना है ना. डोंट शो योर स्टाइल एंड फैंसीनेस देयर, तो शो इट इन योर कंटेंट. ये साइन वाइन के साथ कुछ मत करना वगैरह. मैंने कभी नहीं बोला मैम साइन करने के लिए. हाँ लिखा है. अच्छा हाँ वैसे चलता है. वो आप टेम्पलेट बना रहे हो वो, हाँ वो अच्छा सिग्नेचर लिखा वो बोल रहे हो क्या? हाँ वो दौड़ता है, उसमें कोई दिक्कत. वो इधर भी लिखा तो चलेगा, कोई इशू नहीं. मेरे को लगा आप सिग्नेचर करने की बात कर रहे हो. हाँ वो तो चलता है मैम, बिल्कुल चलता है. चलो देखो भैया, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट. हाँ सो अंडरराइटिंग कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है अंडरराइटिंग? बोलो, मैक्सिमम अंडरराइटिंग कितने की हो सकती है? अंडरराइटिंग कितने की हो सकती है? ऐसे क्यों कर रहे हो? अबे पब्लिक इशू में अंडरराइटिंग होती है, तो अंडरराइटिंग कितने परसेंट की हो सकती है जी? क्या ऐसा कुछ है ही नहीं? अरे बाप रे बाप, फुली अंडररिटन हो सकता है इशू. तुमको अकाउंट्स की बातें याद रह जाती है, तो ये लॉ की बातें याद क्यों नहीं रहती है जहाँ से अकाउंट्स को प्रोविजंस मिले? मिनिमम 10%. अब गधो, मैक्सिमम 10% होता है, मिनिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम 10%. हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है कि कम से कम 90% पैसा आना चाहिए, और अंडरराइटिंग मैक्सिमम 10% की हो सकती है ना. अब प्लीज़ इसमें ये दिमाग मत लगाना कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, अंडरराइटिंग 10%, मिला के हो गया 100%. ये गलत है. जब आप बोलते हो ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90 है, दिस इंक्लूड्स अंडरराइटिंग, है ना. तो वो अंडरराइटिंग आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड, मतलब इन शॉर्ट अगर पब्लिक ने आपको 80 दिया है, अंडरराइटर ने 10 दे दिया, टोटल 90 है, रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है ना. सो विथ और विदाउट अंडरराइटिंग कितना पैसा आना चाहिए आपके पास? 90% आ जाना चाहिए. डन. सो एक अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, किसके बीच में बनेगा? अंडरराइटर और अंडरराइटर, कंपनी के बीच में. हाँ मर्चेंट बैंकर के थ्रू होता है, बट मर्चेंट बैंकर के साथ नहीं होता है. हाँ जी. अच्छा अंडरराइटर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता है. इट्स ऑलवेज अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट होती है. हैं? क्या अकाउंट्स में? अच्छा ऐसा अकाउंट्स में पढ़ा है. अच्छा बहुत बढ़िया. सिक्योरिटीज़ में पढ़ा है मैंने आपको अंडरराइटिंग या अंडरराइटर? मना बोलो ना एक बार, ऐसा बोलो कि एक बार मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसा बोलो ना आप भी कभी. हैं? पढ़ा है ना? तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ा है. उसमें फर्स्ट पॉइंट ठोक ठोक के अंडरराइटर बॉडी कॉर्पोरेट होता है, अंडरराइटर बॉडी, वो कैसे याद नहीं रहता तुमको? है क्या? अब मैं हट साले, फालतू की बात है. क्या
अकाउंट हरीश सर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं भी मानता हूँ। हाँ, वो तो है। हाँ जी। सर बताओ आप क्या लिखोगे रिसाइटल्स में? मैं लिख दिया पहले इसलिए। और बोलो, दोनों कंपनीज हैं। कौन किसको अप्रोच करेगा? मर्चेंट बैंकर। हाँ मतलब कैसे लिखेंगे थोड़ा सा वो बता दो, अभी मेरे को भी बताना पड़ रहा है तो क्या मतलब है? क्या चाह रहा है सिद्धि, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? समझ में आ रहा है आपको कुछ? नहीं ना, सेम प्रॉब्लम। हाँ, इग्नोर। लुक कैसे क्या हो, शिट यार, बाप रे। ऐसे अगर मेरे पीछे अगर किसी ने किया होता ना, कसम से बोल रहा हूँ, जो मार्कर था ना हाथ में, ऐसी जगह जगह मार्क लगाता ना, उससे कोई मतलब तो नहीं। क्या यार, शिट यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग है। लड़की के लिए ऐसे कैसे कर सकता है रे तू? नहीं, कैमरे वैमरे से क्या होता है, कुछ नहीं, जो गलत है ना, उसमें क्या वैसे। बहुत गंदा क्या है यार, बहुत गंदा है ना। ऐसे नारी सशक्तिकरण के ज़माने में तो ऐसे ही काम कर रहा है भाई, बहुत बहुत गलत बात है यार, कसम से। मैं अगर आपकी जगह होता ना, अब भी क्या भी उठता ना, एक लफड़ा लगाता खींच के बिल्कुल जोर से, और सर्वर कोई बैठे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खींच के मार देता तमाचा। पूरी नारी जात के अगेंस्ट किया उसने जो भी किया अभी ऐसा, वेरी रॉन्ग। नहीं बट आपके पेपर्स ऑलरेडी चेक हो चुके होंगे ना? हाँ, अभी तो सिर्फ घोषणा होना बाकी, बाकी कुछ भी नहीं है। बट बहुत बुरा है यार, शिट। और आप किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, आप उसके हक के लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, बताओ मेरे को। लड़ोगे ना? 3 दिन में तो क्या क्या हो जाता है आपको मालूम है? हाँ ना यार, बहुत बार। कब है? 3 दिन के बाद है ना? अभी कौन सा रिजल्ट है? भाई अभी क्या डेट है आज? 5 दिन ना, 5 दिन में तो भूल जाता है मैम। एक आध चिपका दो रख के। हाँ, मैं चांस दे रहा हूँ आपको। नो, नॉट इंटरेस्टेड। इन लोग भाई बहनों को प्यार ही अलग है यार, पढ़ नहीं मारते लोग यार, ऐसा दिक्कत है यार। हाँ, तो बोलो क्या लिखना है? They requested him to come and he came. Eh? अच्छा, so positive about life है। कंपनी को लग नहीं रहा था। भाई हर चीज डायरेक्टली ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती यार। अरे यार, तो और क्या कुछ नया ज्ञान? अजी, पेपर एडवर्टीजमेंट, अंडर राइटर को इनवाइट करेंगे पेपर ऐड के थ्रू, सच में। हाँ हाँ, सही जा रहे हो। ऐसा थोड़ा आप एक सेंटेंस के फॉर्म में बोल दोगे ना तो सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं फाइनल वालों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्या लिखूँ? भाड़ में जाओ, हेलो। सुनो, किसने कंडीशन रखी? मर्चेंट बैंकर ने? क्वेश्चन है मर्चेंट बैंकर, है ना? और लास्ट चांस मैम कुछ? नो? ओके, सुनो, ऐसा लिख देना कि भाई कंपनी इज प्रपोजिंग अ पब्लिक इशू ऑफ say 100 crore equity shares rupees 10 each at par, uh, for which it appointed say Messrs XYZ Limited as a merchant banker, and whereas in consultation with the merchant banker, the company decided to say hire the services or appoint Messrs say B Limited as an underwriter to subscribe to the unsubscribed portion of the public issue, and whereas the company through merchant banker approached B Limited, मतलब जो underwriter है आपका, to which B Limited agreed upon the following terms and conditions। ठीक है, सो कंपनी का पब्लिक इशू था, कंपनी ने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया, दे वांटेड एन अंडरराइटर, उस अंडरराइटर के पास गए और उसने हाँ बोल दिया, एंड हेंस दिस अग्रीमेंट। ये हो गया आपका रिसाइटल्स, है ना? सो लिखो, कुछ भी कहानी सुनाते रहते हो सालों।
बोलो है। हाँ, अब क्या क्या लिखो इसमें? कमीशन, ओके। और है क्या बोल रहे हैं? अबे इसमें कहाँ से मार्क अनमार्क आएगी भाई? वो ब्रोकर के केस में आते हैं, अंडरराइटर तो बाद में आता है ना। जाओ दिया। और है जी, क्या लिखोगे इसमें? आएगा बट किसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी? मतलब इशू अगर 100% सब्सक्राइब हो गया तो अंडरराइटर की लाइबिलिटी नहीं है, या फिर मैक्सिमम अंडरराइटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 10% अगर आपने लिया है तो ही विल नॉट सब्सक्राइब टू द शेयर्स बियॉन्ड व्हाट्स कमिटेड बाय हिम। ओके। और हाँ करेंगे ना, तो बोलना ऐसा अंडरराइटिंग कमिटमेंट। और बोलो और क्या लिखो, जान दो। डन। बोलू पहला अंडरराइटिंग कमिटमेंट। अंडरराइटिंग कमिटमेंट क्या लिखोगे कि that the underwriter agrees to underwrite say up to 10% of the equity shares, 10% of the equity shares of the proposed public issue, in case if the same is not subscribed by the public, है ना। सो वो 10% तक सब्सक्राइब करेगा, मतलब मैक्सिमम अंडरराइटिंग आपने बता दिया कितने का करेगा। अच्छा, सेकंड कहाँ गया? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, that as soon as the public issue is closed and the issue is unsubscribed, the underwriter shall subscribe to the shares of the company within 3 days from the closure of the issue। मतलब कितने दिन के अंदर वो शेयर सब्सक्राइब करेगा, है ना। सो आप लिख दीजिए 3 दिन के अंदर अंदर वो शेयर सब्सक्राइब करेगा, कब से? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। फिर थर्ड अलॉटमेंट एंड पेमेंट, उसमें से लिख दीजिए कि एज सुन एज द शेयर एप्लीकेशन इज मेड बाय द अंडरराइटर, द कंपनी शैल बी ऑब्लिगेटेड टू डू एन इमीडिएट अलॉटमेंट, and on allotment it shall be the obligation of the underwriter to pay or say to transfer the necessary amount to the company's bank account। मतलब जैसे ही कंपनी ने उसको अलॉटमेंट किया है, इमीडिएटली वो क्या करेगा? पेमेंट भी कर देगा। और अलॉटमेंट कब होगा उसको? इमीडिएट बेसिस पे अलॉटमेंट, मतलब जैसे ही उसकी एप्लीकेशन आती है कंपनी इमीडिएट बेसिस पे अलॉटमेंट कर देगी, और जैसे ही अलॉटमेंट होता है अंडरराइटर क्या करेगा? नेसेसरी अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। मतलब आप वो दोनों को नेट ऑफ कर दोगे ना, जो कमीशन वाला पार्ट है। हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ गया फोर्थ? कमीशन।
कमीशन में ये लिख दीजिए दैट फॉर अंडरराइटिंग for taking up underwriting commitment and upon the necessary subscription, the underwriter shall be obligated to pay commission at the rate of say 1% of the total shares underwritten. है ना, मतलब जितने shares उसने subscribe किए हैं इसके ऊपर आप उसको कितना कमीशन दोगे, 1% कमीशन पे करोगे. नो फर्दर हाँ, कभी भी नहीं होता 100% अंडररिटन यार, सिर्फ एसएमई पे 100% अंडररिटन होता है, इस पे कभी मेन बोर्ड पे कभी भी नहीं होता 100%. यार क्या होता है इसमें ना, दो चीज़ें काम करती है. जैसे क्या होता है, फॉर अपॉइंटिंग एन अंडरराइटर, वो ऑब्वियसली कुछ फीस चार्ज करता है जो आप फिक्स कर लेते हैं, राइट. दैट इज़ पेड वेदर द इशू इज सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड, वो आप उसको फिक्स पे करेंगे. और दूसरा जो कमीशन रहता है ना, वो हम लोग किस केस में उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं, अगर अंडरराइटिंग की पॉसिबिलिटी आती है तो फिर उसको कमीशन जाता है. बाकी फिक्स अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हैं, आपने उसको बोला 5 लाख रुपए तेरे को देंगे, राइट. तो 5 लाख तो आपको हर कंडीशन में देना है, इशू ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब हो, फर्क नहीं पड़ता है. उसके अलावा अगर सपोज सब्सक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी आई तो उस केस में फिर वो जो भी कमीशन आपने डिसाइड किया उस हिसाब से हम लोग पे करते हैं. ये यूजुअली इस तरीके से चलता है एक्चुअली में. डन. आगे नेक्स्ट, नो फर्दर लाइबिलिटी. इसमें ऐसे लिख लीजिए दैट in no case the underwriter shall bear or hold any sort of liability which is beyond the amount of underwriting commitment as specified elsewhere in the agreement. मतलब जो आपने agreement में लिखा है उससे ज़्यादा उसका underwriting commitment नहीं होगा. indemnity कौन देगा? underwriter indemnify करेगा किसे? कंपनी को. तो indemnity सेम क्लॉज आपने जो पहले सर्विस अग्रीमेंट में बनाया ना, आप सेम क्लॉज ले लीजिए क्योंकि थर्ड पार्टी है. डिस्प्यूट आपका स्टैंडर्ड कोर्ट या आप आर्बिट्रेशन कुछ भी एक लिख सकते हैं. डन. चलो करो, स्टार्ट करो फटाफट. क्वेश्चंस देख ले तो ये घर पे कर लोगे, ठीक है. डन. कल अपन फिर एक बार रिव्यू कर लेंगे. थैंक यू.